नमस्कार बच्चों। देखते हैं संचालकों के कर्तव्य। कंपनी के चैप्टर नंबर 5 कंपनी के संचालक और संचालक के अंदर पॉइंट नंबर 5.7 संचालकों को सत्ता, कर्तव्य और निर्णय जो हैं, सत्ताएं, कर्तव्य हैं और कौन सी जिम्मेदारियां हैं, उसके पॉइंट में आगे का पॉइंट है संचालकों के कर्तव्य। संचालकों के कंपनी के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होते हैं वो इसमें देखना है। कंपनी व्यवस्था स्वरूप में संचालक मंडल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कंपनी के संचालन में सर्वप्रथम जो महत्व रखता है वो क्या, संचालक मंडल के द्वारा रखा जाता है, इसलिए उसे निम्नलिखित कर्तव्य अदा करने पड़ते हैं। पहला है, कंपनी के नियमन पत्र में बताए अनुसार संचालक कार्य करेंगे। यानी नियमन पत्र, कंपनी की जब स्थापना होने से पूर्व ही नियमन पत्र बनाए जाते हैं, उस अनुसार कंपनी के संचालकों को क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। संचालक कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंशधारियों के लाभार्थ तटस्थ बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे। यानी कंपनी के विकास के लिए और अंशधारियों को ध्यान में रखकर क्या करेंगे, लाभार्थ यानी लाभ जो है वो तटस्थ पूर्वक, यानी कंपनी को भी नुकसान ना हो और अंशधारियों को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस तरह का बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे। नंबर 3 है, कंपनी के कर्मचारियों के लिए, अंशधारियों के लिए, समाज के लिए, कंपनी के कर्मचारियों के लिए, अंशधारियों के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए संचालक कार्य करेंगे। कंपनी के संचालक कार्य करते हैं तो उनको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, कर्मचारियों का भी रखना है, अंशधारियों का भी रखना है, समाज का भी, और ख़ास करके पर्यावरण का भी ध्यान रखकर उसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ को अगर नुकसान हुआ तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 4 है, संचालक अपना कर्तव्य अदा करने के लिए योग्य प्रबंध, योग्य सावधानी, त्वरित कुशलतापूर्वक के स्वतंत्र निर्णय लेंगे। संचालक को सत्ता सौंपने के बाद बराबर वो अच्छी तरह से कार्य कर सके, योग्य प्रबंध कर सके, कंपनी का योग्य संचालन कर सके, सावधानी के साथ कार्य करे तथा कुशलतापूर्वक अपनी कुशलता के अनुसार कंपनी का विकास करे, इस तरह का निर्णय ले सकता है। कंपनी संचालक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी हित के साथ संघर्ष में नहीं उतरेंगे। कंपनी के संचालक कंपनी के मालिक से किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, लड़ाई के लिए संघर्ष कर सकते नहीं। संचालक मंडल की सभी सभाओं में हाजिर रहने का कर्तव्य होता है। ये नियमन पत्र में दर्शाए अनुसार सभी सभाओं के उन्हें हाजिर रहना है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हो या परोक्ष रूप से। अगर वह प्रत्यक्ष रूप से हाजिर नहीं हो सकता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वो क्या कर सकता है, सभा में अपनी उपस्थिति दे सकता है। यदि हाजिर न रह सके तो पहले उसे सूचना देनी होगी। अगर कहीं ऐसा कोई काम आ जाए जिसके कारण वो अगर नहीं रह सकता है तो पहले ही कंपनी के सभा के संचालकों को इसके विषय में जानकारी दे दें। कंपनी में से कोई गुप्त लाभ नहीं लेंगे। कंपनी के विकास के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट या पैसा है या ज़मीन जायदाद, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ वस्तु वो ले सकते नहीं है। नंबर 8 है, संचालक कंपनी की वित्तीय और चल अचल संपत्ति की संभाल लेंगे। चल और अचल का मतलब होता है, चल मतलब जो दिखाई देती है और अचल जो दिखाई न देती हो। ऐसी संपत्ति दिखाई न देती हो का मतलब है कि कंपनी के द्वारा जो भी वस्तु तैयार करने के बाद बाज़ार में बेची गई हो और उसका पेमेंट ना आया हो, उसे भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें जो होती है वो दिखाई नहीं देती, मात्र अनुभव किया जाता है, तो वो अचल संपत्ति की क्या करेंगे, संभाल लेंगे। यानी दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। ऐसी संपत्ति का उपयोग निजी स्वार्थ हेतु नहीं करेंगे। ये कर्तव्य है कि कोई भी कंपनी की जो भी संपत्ति हो उसके लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कंपनी के द्वारा उनको कंपनी में आने जाने के लिए उन्हें गाड़ी दी जाती है, तो वो मात्र उसका उपयोग कंपनी के कार्य के लिए ही कर सकते हैं, ना कि अपने पर्सनल कार्य के लिए। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर होनी होती है। नंबर 9 है, संचालक कंपनी के फंडों का विनियोग योग्य रूप
से संपत्तियों में करेंगे। कंपनी के द्वारा जो भी फंड आता है उसका विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझकर अच्छी तरह से करें ताकि कंपनी को किसी प्रकार की नुकसान ना हो। नंबर 10 है संचालक मंडल की सभा कम से कम प्रति 3 मास में आयोजित करेंगे। हर 3 महीने के अंदर एक सभा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान 4 सभाएं होती है। उन 4 सभाओं का जो समय है वो हर 3 महीने के अंदर सभाएं होनी चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। नंबर 11 है कंपनी संचालक अपने लिए अथवा अपने संबंधियों के लिए अयोग्य लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए, संबंधी के लिए या परिवार के लिए, भाई बेटी किसी के भी लिए भी किसी भी प्रकार का कंपनी से कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं नहीं है। इतना ही नहीं, वे साझेदारों या साथियों के लिए भी ऐसा कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को निजी स्वार्थ के लिए लाभ देने का कार्य नहीं कर सकते, ये उनका कर्तव्य है। यदि अयोग्य लाभ प्राप्त करने के दोषी ठहरे तो लाभ से 2 गुना रकम कंपनी को चुकाने के लिए जिम्मेदार बनेगा। अगर किसी भी तरह से अगर उन्होंने ऐसा कार्य दिया या किसी अन्य व्यक्ति को लाभ करने का कार्य दिया या लाभ चुकाने का कार्य किया, तो अगर दोषी कोर्ट के द्वारा अगर दोषी माना गया तो उससे दुगनी रकम है वो कंपनी को क्या होगी, उन्हें चुकानी पड़ेगी। नंबर 12 है कंपनी संचालक अपना पद किसी को सौंपेंगे नहीं। कंपनी संचालक अपना पद किसी को भी अन्य व्यक्ति को सौंप सकते नहीं। यदि ऐसा किया जाए तो व्यर्थ होगा। नंबर 13 है यदि कंपनी का संचालक इन प्रावधानों को भंग करे तो संचालक कम से कम रुपए 1 लाख और अधिक से अधिक रुपए 5 लाख का दंड देने का पात्र बनेगा। यह नियमन पत्र के अंदर प्रावधान है कि संचालक के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन किया जाए तो कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए का दंड उसे भरना पड़ेगा। संचालक मंडल का ऑडिट समिति की रचना करने का कर्तव्य। नंबर 15 संचालक मंडल का कंपनी हित संबंधित समिति की रचना करने का कर्तव्य। नंबर 16 है कोई भी संचालक रोकड़ के अलावा कोई भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अगर उन्हें जो भी कंपनी के द्वारा अगर लाभ प्राप्त होता है तो वह रोकड़ में ही प्राप्त कर सकता है या अन्य किसी साधन वस्तु को लेकर वो प्राप्त कर सकता नहीं है, या अपने लिए गाड़ी नहीं मंगवा सकता है या अपने लिए कोई भी पर्सनल सामान साधन कंपनी के द्वारा मंगवा सकता नहीं है। नंबर 17 है कोई भी संचालक प्रतिभूतियों का इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इनसाइडर यानी आंतरिक रूप से क्या कर सकता है, उसका विक्रय ट्रेडिंग यानी खरीदना और बेचना कर सकता नहीं है। यानी संचालक कंपनी को जानकारी देने के बाद ही, सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ही क्या कर सकता है, वो प्रतिभूतियों को क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है, क्रय और विक्रय कर सकता है। इसके अलावा नहीं कर सकता। ये इसकी क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। अब देखना है संचालकों की जिम्मेदारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये। जिम्मेदारी सभी की होती है। अगर कहीं पर काम करते हैं तो कंपनी के प्रति हमारी क्या जवाबदारियां बनती, क्या जिम्मेदारियां बनती है, उनको ध्यान रखकर ही कार्य करना होता है। दिया है कि संचालकों को कंपनी कानून, आवेदन पत्र और नियमन पत्र द्वारा सत्ता मिलती है, परंतु प्राप्त सत्ता का दुरुपयोग करें अथवा अपने कर्तव्य अदा करने में अथवा उनमें सावधानी नहीं बरते तब संचालक बाहरी पक्षकारों के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। संचालकों की जिम्मेदारी 2 प्रकार की होती है, दीवानी जिम्मेदारी और दूसरी फौजदारी जिम्मेदारी होती है। पहला देखते हैं दीवानी जिम्मेदारी यानी सिविल लाइबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर दिया कि यानी जो जिम्मेदारी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक दीवानी होती है, दूसरी फौजदारी होती है। तो दीवानी के अंदर क्या होता है तो वो देखते हैं। तो दीवानी प्रकार की जिम्मेदारी अर्थात जिन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान हुआ हो उन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान भरपाई करना होगा। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा अंश खरीदे गए और उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला हो या डिविडेंड आया हो पर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ हो तो उनकी क्या करने की आर्थिक रूप से भरपाई करने का कार्य
करना। परंतु संचालकों ने शुभ निष्ठा से, प्रामाणिकता से और सावधानी रखकर अपने कर्तव्य निभाए हों, फिर भी नुकसान हो तो उसके लिए संचालक को जिम्मेदार नहीं बना सकते। जिम्मेदारी दो पक्षकारों के प्रति खड़ी होती है, कंपनी के प्रति दीवानी जिम्मेदारी और तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदारी। तीसरा पक्षकार यानी जिस व्यक्ति ने अंश खरीदे हैं, अगर वो कंपनी के संचालक मंडल को अगर इसकी जानकारी नहीं देता है तो क्या करता है, वो भी जिम्मेदार बनता है। यानी कंपनी के प्रति दीवानी जिम्मेदारी के अंदर दो पक्षकार हैं, दीवानी जिम्मेदारी, और दूसरा है तीसरे पक्षकार, जो अन्य व्यक्ति जो है वो क्या होता है, इसके जिम्मेदार माना जाएगा। लिखा है कि कंपनी के प्रति दीवानी जिम्मेदारी जब संचालक आवेदन पत्र से हटकर के कार्य करे तब निम्नलिखित कार्यों के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। कंपनी के हिसाब में जानबूझकर कपट करना, यानी अपने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना, हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। नंबर 2 है कंपनी ने लाभ नहीं कमाया फिर भी डिविडेंड घोषित करना। कंपनी ने लाभ कमाया नहीं फिर भी डिविडेंड अगर घोषित करते हैं तो ये भी क्या होती है, दीवानी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 3 है संचालक कंपनी की संपत्ति का अपने लिए उपयोग कर अथवा रकम का उपयोग करके विश्वास भंग करे। जैसे मैंने बताया कि अगर कंपनी के द्वारा अगर उसे मकान दिया जाता है, टेलीफोन दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, अगर उसका वह उपयोग अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए अगर करता हो तो ये क्या हो जाएगा, कंपनी के विश्वास को भंग किया, इस तरह का माना जाएगा। जब तक वो संचालक मंडल के अंदर संचालक है तब तक वो कंपनी की वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, पर संचालक मंडल से हटने के बाद कंपनी की कोई भी संपत्ति उसकी होती नहीं है। वह मात्र जब तक संचालक है तभी तक उसे उसका उपभोग करने की सत्ता प्राप्त होती है, उसके बाद नहीं होती। फिर भी अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा, उसके प्रति दीवानी जिम्मेदारी बनेगी। क्लियर है। आगे है नंबर 4 है कि संचालक अप्रामाणिक व्यवहार करे, संपत्तियां अपने नाम पर से खरीदे और बाद में लाभ लेकर कंपनी को बेचे। क्या करे, संचालक अप्रामाणिक व्यवहार करे यानी ईमानदारी ना रखे, संपत्ति अपने नाम पर खरीदे जबकि पैसा कंपनी का लग रहा है और अपने निजी स्वार्थ के लिए निजी नाम से कंपनी कुछ भी संपत्ति करे और बाद में लाभ लेकर कंपनी को बेचे। यानी कितनी बार हम लोग देखते हैं कि एजेंटों के द्वारा कंपनी के अंदर जो मशीनें दी जाती हैं, उन मशीनों के अंदर कंपनी के ही कुछ अधिकारियों का क्या होता है, लाभ जुड़ा हुआ होता है। लाभ जुड़ा हुआ यानी उनका कमीशन जुड़ा हुआ होता है कि उन मशीनों को पास करने के बाद कंपनी उसका उपयोग करेगी, उसका पैसा भुगताएंगे, उसका जो भी 1%, 2% या 10% जो भी कमीशन होगा वो उन्हें प्राप्त होगा। अगर ऐसा करता है तो दीवानी जिम्मेदारी बनेगी, जिसके कारण उसे सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 5 है संचालक अनियमित हो या सभा में सतत गैर हाजिर रहे तो उसके कारण कंपनी को कोई नुकसान हो। अगर सतत सभा में वह हाजिर नहीं रहता है, अगर कंपनी को किसी भी कारण का नुकसान होता हो तो क्या कर सकता है, दीवानी जिम्मेदारी बनती है। अब तीसरे पक्षकार के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारी बनती है। पहला है संचालक विज्ञापन पत्र में गुमराह करने वाली माहिती दे। संचालकों के द्वारा आवेदन पत्र के अंदर गुमराह विज्ञापन पत्र जो बनाए जाते हैं, अंशों को खरीदने के लिए जो विज्ञापन पत्र बनाया जाता है उसके अंदर अगर ज़्यादा लालच देकर क्या करें, माहिती दी जाए, ऐसी माहिती अथवा महत्वपूर्ण हो माहिती गुप्त रखे तो अंश आवेदक को आर्थिक नुकसान होगा। जैसे कितनी बार बताया जाता है कि मात्र 2,67,000 में मकान, पर मकान खरीदने जाने के बाद पता चलता है कि इतना उसका टोरेंट का बिल है, लाइट का खर्चा इतना है, इतना उसका खर्चा, इतना इसका खर्चा करके 3 लाख 3.5 लाख रुपए आपको देने हैं। तो ये क्या, एक छुपी माहिती है। इस तरह से कंपनी भी छुपी माहिती क्या कर सकती, छुपी जो माहिती है वो क्या कर सकती, छुपा कर रख सकती नहीं है, जिसके कारण कंपनी के किसी भी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान हो। तो वो तीसरे पक्षकार के प्रति क्या बनती, जिम्मेदारी बनती है। नंबर 2 है संचालक कंपनी का नाम दर्शाए बिना अपने नाम से व्यवहार करें। अपने नाम से व्यवहार करें, कंपनी के अंदर वो संचालक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को छोड़कर अपने अकेले के नाम पर ही निजी स्वार्थ के लिए अपना क्या करे,
नाम देकर उसका लाभ कमाने की कोशिश करे। अन्य पक्षकारों के साथ संचालक कपटपूर्ण व्यवहार करे। नंबर 4 है आवेदन पत्र में टेबल डी और ई अनुसार संचालक की जिम्मेदारी अमर्यादित हो। नंबर 5 है संचालक उधार रकम लेने की मर्यादा से अधिक रकम उधार ले। यानी नियमन पत्र और आवेदन पत्र के अंदर से पहले से ही बता सकते हैं कि कंपनी अपने संचालन के लिए इतनी ही रकम क्या कर सकती है, उधार ले सकती है। पर वो अधिक अगर उधार ले तो उसकी जवाबदार भी तीसरा पक्ष के लोग होते हैं। कंपनी के विसर्जन के समय अदालत संचालकों को तीसरे पक्ष के प्रति के रूप में जिम्मेदार ठहराए। अदालत को तीसरे पक्षों के रूप में क्या ठहराए, जिम्मेदार, संचालकों को तीसरे पक्ष के रूप में जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि संचालकों के माध्यम से कंपनी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति, अंशधारी, ऋण पत्रधारी या कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान होना नहीं चाहिए। नंबर 2 देखते हैं फौजदारी जिम्मेदारी यानी क्रिमिनल लायबिलिटी। कंपनी कानून के अनुसार निम्नलिखित संयोगों में संचालकों की आपराधिक जिम्मेदारी खड़ी होती है, जिसके लिए संचालकों को जेल और दंड अथवा दोनों सजा हो सकती है। यानी उन्हें जेल में भी जा सकता है या फिर उनकी रकम भी भरपाई करनी पड़ सकती है। पहला है कंपनी के साथ विश्वास भंग करे, दगाबाजी करे। नंबर 2 है कंपनी धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करे। नंबर 3 है विज्ञापन पत्र में गलत माहिती दी हो तथा माहिती गुप्त रखी हो या गुमराह करने वाली दी हो, देने वाले कुछ हो और बताया कुछ जाता हो, तो ये क्या किया जा रहा है, गुमराह करने का कार्य किया जाता है। कंपनी की स्थापना के समय संचालक या विसर्जन में कोई फौजदारी गुनाह किया हो। कंपनी की स्थापना और संचालक या विसर्जन के समय अगर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल अगर कार्य उसने किया हो तो ये गुनाह बनता है, जिसके कारण उसे क्या करना पड़ता है, सज़ा भी हो सकती और दंड के रूप में पैसों की भी भरपाई करनी पड़ सकती है। वो अदालत के द्वारा निश्चित किया जाता है।